Hi everyone, welcome once again to my channel. I am Chotu Ram Sani, MBBS first year student, MRMC अम्बेडकर नगर यूपी। तो एनटीए ने जो नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है उन्होंने, और उसका पब्लिक नोटिस आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। 7 फरवरी 2025 को उन्होंने ये पब्लिक नोटिस उन्होंने रिलीज किया है। इसमें जो भी चीजें गिवन है, अगर वो किसी के समझ नहीं आ रही, तो मैं आज इस वीडियो में इस सब चीजों को मैं आज समझाने वाला हूँ। और इससे पहले भी आपने देख लिया होगा ये वीडियो, बट इसमें जो भी चीजें मैंने, और भी चीजें हैं कि बहुत सारी चीजों के डाउट होगा बच्चों के, तो वो सब चीजें इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि तभी पता लगेगा आपको कि मैं इस वीडियो में मैंने क्या क्या इस चीज में इंक्लूड किया है। ठीक है। अगर आपके में फॉर एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज अगर आपके दिमाग में है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने का भरपूर कोशिश करूंगा, जितना मेरे को टाइम मिल पाता है वैसे वैसे। ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इस पब्लिक नोटिस को आप देख लीजिए, इसको पढ़ भी सकते हैं। वैसे अगर ये पब्लिक नोटिस डाउनलोड करना है, तो एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं इसको डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर देना। ठीक है। और जो कि इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आ गई है पूरे एप्लीकेशन फॉर्म की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और जितनी भी चीज प्रोसीजर है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो सब चीजें इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी हुई है। वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसको जितनी भी चीजें हैं उसको शॉर्टलिस्ट करके लाए हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म में एनटीए ने एग्जाम डेट भी क्लियर कर दिया है कि नीट 2025 है जो 4 मई को होने जा रही है, और वो 13 लैंग्वेजेस के अंदर होनी जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो आप देख पा रहे होंगे, जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगता है कि इस मीडियम का मुझे पेपर देना है, तो उस मीडियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करिए पेपर, और बहुत ध्यान से करना, क्योंकि बहुत सारे इस बार हो जाता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लेता है, तो फिर बाद में उसको पेपर वहीं से देना होता है, वहां पर जो मिलेगा पेपर वो इंग्लिश मीडियम वाला मिलेगा, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपका पेपर अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हो, तो फिर वो इंग्लिश मीडियम में दे नहीं पाता। तो जितना जो भी आपका मीडियम है, उसी तरह से आप पेपर को सिलेक्ट करिए। एक बात मैं बता देता हूँ, अगर मान लो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आप हिंदी मीडियम उसमें फील करते हैं, तो आपको दोनों लैंग्वेजेस के अंदर मिलेगा पेपर, इंग्लिश और हिंदी। तो जिस तरह से भी आपको लगे उस तरह से आप कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो आपको पेपर मिलेगा ओनली इंग्लिश मीडियम में, आपको हिंदी मीडियम वहाँ नहीं दिया जाएगा। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, जिस तरह से आपको पेपर मीडियम चूज करना है, वैसे कर लेना। ठीक है। अब देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए थे 7 फरवरी 2025 को स्टार्ट हो गए थे, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च 2025 है। रात के 11:50 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और उसकी जो फी है वो डिपॉजिट उसमें कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन करना है, तो उसकी करेक्शन विंडो ओपन होती है। तो उसकी जो डेट है 9 मार्च को आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। तो जो भी अगर आप गलतियां करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो आप वापस सुधार सकते हैं। पर मैं चाहूंगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए पूरे ध्यान से करना, कोई भी गलती करने की गुंजाइश मत छोड़ना। बट अगर गलतियां हो भी जाती है, क्योंकि कई बार फोटोज को रिजेक्ट कर देता है एनटीए, और फोटोज क्योंकि कई बच्चे हैं ना लेटेस्ट फोटो यूज नहीं करते। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना, उसमें कब कब आपकी फोटो, जो लेटेस्ट फोटो है उसकी डेट दी हुई है उसमें देखना आप। ठीक है। तो लेटेस्ट फोटो ही यूज करना, आप जो फिलहाल में जो फोटो है, और उसमें जो अपना नाम है और डीओबी है वो भी मेंशन करना होता है उस फोटो के अंदर, और वही फोटो उसमें वैलिड करता है एनटीए। तो ये सब चीजें देख लेना आप इस हिसाब से। फिर जैसे करेक्शन विंडो ओपन हुई, उसके बाद अनाउंस एग्जाम सिटी अनाउंस होगी कि आप कौन से एग्जाम सिटी आपने जो फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो कौन सी सिटी में आपको एग्जाम देना है, उसको एग्जाम सिटी आपको लौट हो जाएगी 26 अप्रैल को। फिर एडमिट कार्ड आएगा, फर्स्ट में 2025 को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। उसमें आपको एग्जाम सिटी तो होगी, उसके साथ साथ आपका सेंटर का नाम भी इसमें मेंशन हो जाएगा कि इस सेंटर में आपका एग्जाम होने जा रहा है। फिर एग्जाम है ही 4 मई को। फिर जैसे एग्जाम हुई, एग्जाम होने के बाद आपको जो मार्कशीट में आप जो भी करके आए हैं, तो मशीन ने किस तरह से उसको कैच किया है, तो उसकी रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स है, वो आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो आपको विजिट करते रहना आफ्टर द एग्जाम। अभी कोई जरूरत नहीं है इस चीजों को देखने की। फिर जैसे ही रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स आया मार्कशीट का, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। उसकी डेट दी है 14 जून। वो टेंटेटिव है, मतलब इससे पहले भी रिलीज हो सकता है, इसके बाद भी रिलीज हो सकता है। बट अभी तक जो उन्होंने बताया कि 14 जून का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा नीट 2025 का। अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फी देनी होती है। वो फी आप किसके थ्रू दे सकते हैं, देखिए, तो ट्रांसफर कर सकते हैं आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग या यूपीआई भी कोई यूज कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे यूपीआई यूज करते हैं। तो आपका अपना जो यूपीआई है वो यूज करना, जब भी पेमेंट करो तो अपना खुद का यूपीआई यूज करना। ठीक है। और जो भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो भी देनी है आपकी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, उसी को ही ध्यान में रखते हुए
आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालनी है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, जो आपके 10th के या 12th के जो मार्कशीट है, उसके बेसिस पे जो भी है, आपके नाम नाम की स्पेलिंग वगैरह अच्छे से देख लेना, एड्रेस वगैरह में जो भी है, तो उस चीज़ों को अच्छे से ध्यान फ़ील करके बार-बार, मतलब अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं ना, उससे पहले आप एक बार फॉर्म को अच्छे से रीड कर लो, ठीक है? और जो भी जिस भी स्पेलिंग मिस्टेक है और जो भी डीओबी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, उसमें कई कई बार बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है ऐसे, तो बहुत ध्यान से करना है इस चीज़ों को। फिर आते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो कैटेगरीज़ वाइज़ है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि कौन-कौन सी कैटेगरी वाली कौन सी कैटेगरी वाले बच्चे कितने पैसे फ़ी फ़ी को पे करेंगे। तो जो जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, वो होंगे ₹1700 पे करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, और ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले, यानी जो जनरल वाले हैं बट उनके पास सर्टिफ़िकेट है ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, अगर सर्टिफ़िकेट है तो उनकी जो फ़ी है एप्लीकेशन फॉर्म की 1600 है। एसटी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर वालों के जो एप्लीकेशन फॉर्म की फी है ₹1000 है। जो आउट ऑफ द इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, एनआरआई वाले कोटा के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो फी है ₹9500 है। अब देखिए, जो मैंने पहले भी बता दिया है वैसे तो, कि आपको जब फॉर्म फिल करो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है, उनको देखकर ही आप फॉर्म को फिल करना। अब इसमें जो भी ईमेल आईडी माँगी जाएगी या मोबाइल नंबर आपका जो माँगा जाएगा, तो उसमें देखना, तो अपनी ईमेल आईडी देना और अपने ही मोबाइल नंबर देना। अगर ईमेल आईडी नहीं बनी हुई है आपकी, तो आप पहले ईमेल आईडी बना लो खुद की, और उसके बाद वहाँ पे फॉर्म में जब डालो तो ईमेल आईडी खुद की डालना। क्योंकि बिकॉज़ क्या होता है कि इस ड्यूरेशन के वे अंदर जो नीट की एग्ज़ाम होगी, उस ड्यूरेशन में एनटीए के थ्रू जो भी अगर आपको एसएमएस आएगा, तो आपकी ईमेल पे ही आएगा। जैसे मान लो करेक्शन विंडो ओपन हुई, तो करेक्शन विंडो में ऐसा लिखा हुआ आता है कि आपकी फ़ोटो रिजेक्ट कर दी गई है, या और भी चीज़ें अगर मान लो फॉर्म में कुछ गड़बड़ी होगी ना, तो वो ईमेल के थ्रू आपको मिलेगी कि आपके ये चीज़ें गलती हुई है, तो आप इसको दोबारा करेक्शन विंडो के अंदर आप सही कर लीजिए। अगर आपकी खुद की होगी तो आप देख पाएँगे, अगर मान लो जिसके पास आप फॉर्म फिल करवा रहे हो, वो खुद अगर अपनी ईमेल डाल दे देता है या अपने मोबाइल नंबर दे देता है, तो फिर उसी के पास जाएगा, फिर अपने को खुद को नहीं पता लग पाएगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। पेमेंट करेंगे तो आपका खुद का मोबाइल यूज़ करना, यूपीआई आईडी अगर जो भी करें, या अपना खुद का कार्ड यूज़ करना, ठीक है? और सिग्नेचर वगैरह का देख लेना, क्योंकि सिग्नेचर आप जो इस फॉर्म में करेंगे, वही सिग्नेचर आपको एग्ज़ाम हॉल में भी करना होगा। एड्रेस वगैरह, फ़ोटोज़ जो है वो रिसेंटली फ़ोटो होनी चाहिए, रिसेंटली अभी जो खिंचवा रहे हैं फ़ोटो वही होनी चाहिए। फ़ोटोज़ में आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी और पोस्ट कार्ड वाली साइज़ की वाली फ़ोटो लगेगी, जो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखना। और वैसे भी मैं एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करवाऊँगा तो उसमें मैं बता दूँगा कि किस साइज़ कितनी चाहिए, कितनी नहीं, ठीक है? अब ये सब चीज़ें हो गई नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी वो। अब मैं बता देता हूँ कि अब इसमें एक चीज़ और दी हुई है, आप नोटिस किए होंगे कि नीट एग्ज़ाम, क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है आपका एमबीबीएस में अच्छी रैंक नहीं आई आ पाई हो एमबीबीएस के लिए, तो आप इस नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही आप अदर जो कोर्सेज़ है, उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि एमबीबीएस में तो है आपका, मतलब सबका टारगेट ये होता है कि नीट के थ्रू एमबीबीएस को सिलेक्शन होगा। अगर एमबीबीएस के लिए रैंक नहीं आ पाती, तो लोग बीडीएस बीडीएस परस्यू करते हैं। और इसके अलावा आप आयुष कोर्सेज़ होते हैं, जिसके अंदर ये सब चीज़ें, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, बीएनवाईएस है, बीएसएमएस है, बीवीएससी है और एएच है। मतलब ये बीवीएससी और एएच है ना, ये आयुष कोर्सेज़ के अंदर नहीं आती, बस ओनली यहाँ तक आता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएनवाईएस और बीएसएमएस, ये आते हैं आयुष कोर्सेज़ के अंदर। और दूसरा ये बीएससी जो नर्सिंग होती है ना, वो उसी इसी के थ्रू इसमें फ़िल किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भी, जो फॉर्म जो है बीएससी नर्सिंग में जो एडमिशन होगा, इसके थ्रू होगा, नीट एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक। अब इस ये तो हो गई इस फॉर्म से, जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ आता है, इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या जो पब्लिक नोटिस है, उसमें जो गिवन है इन्फॉर्मेशन ये थी। इससे पहले भी एक पब्लिक नोटिस रिलीज़ हुआ था, हालाँकि आपको सबको पता है कि जो नीट 2025 के पैटर्न पेपर में चेंज आया है। जो पेपर पैटर्न है, उसमें चेंजेज़ आए हुए हैं। तो नीट 2025 का पेपर ऑफलाइन मोड में होने जा रहा है, बिकॉज़ इससे पहले कह रहे थे कि ऑनलाइन होने जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्लियर तो उस नोटिस में कर दिया था कि ऑफलाइन मोड में होने जा रहा है, ठीक है? और टाइमिंग उन्होंने दिया है कि नीट 2025 का टाइमिंग है 2 टू 5 पीएम। मतलब 2024 में जो पेपर हुआ था, उसमें 3 ऑवर 20 मिनट गिवन थे, बट अब इस साल जो पेपर होने जा रहा है, उसमें ओनली 3 ऑवर गिवन है, यानी 180 मिनट गिवन है। और जो क्वेश्चन्स है, 180 क्वेश्चन्स है, यानी आपको, तो लास्ट ईयर जो था वो 200 क्वेश्चंस थे। तो मतलब जो ऑप्शनल क्वेश्चंस है, वो रिमूव कर दिए ने एनटीए ने। तो फाइनली जो क्या हुआ पेपर पैटर्न,
कि 3 आवर और 180 क्वेश्चन, यानी 180 क्वेश्चन में आपको 180 क्वेश्चन सोल्व करना होगा इस साल। तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का, फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री में 45 और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो ये सब चीजें मैंने बता दी कि रिमूव हो चुके हैं 20 मिनट, ऑप्शन क्वेश्चन भी नहीं है। ऑप्शंस क्वेश्चन पहले होते थे कि 20 सेक्शन के अंदर आपको 15 क्वेश्चन दिए जाते थे, उसमें 10 क्वेश्चन आपको करना होता था, 5 क्वेश्चन आप अपने मन से छोड़ सकते थे। बट इस साल ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल, अब आपके पास ओनली 2 मंथ बचे हुए हैं, तो 2 मंथ में आपको इस तरह से करनी है प्रिपरेशन 180 क्वेश्चन की 180 मिनट में सोल्व करने की। हालाँकि मैं कहूँगा कि 180 मिनट में मत करो आप, वन ए इसकी हैबिट बनाओ आप 160 मिनट की। बिकॉज़ 20 मिनट है ना, एग्ज़ाम हॉल में कब कहाँ क्या चली जाती है उसका पता ही नहीं लगता। क्योंकि 20 मिनट में आप उसमें आपको इन्विजिलेटर वहाँ पे साइन करवाएगा वो मार्कशीट के अंदर। जैसे कि मेरी ये वाली जो मार्कशीट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही होगी। उसमें देखिए आप वहाँ पे जो मार्कशीट मिलती है अपने को, तो कई सेंटर में क्या होता है कि जो मार्कशीट मिलती है वैसे तो 5 मिनट पहले मिलनी चाहिए वो मार्कशीट। जो भी पेपर मिलता है पूरा उसमें वो मार्कशीट होती है। बट क्या होता है कई सेंटरों में फिक्स टाइम पे मिलती है, 2 बजे मिलती है। तो 2 बजे मिलेगी तो आपको क्या होगा कि भी उसमें रोल नंबर भी भरना है और वो मार्कशीट के अंदर अपना नाम वगैरह सब चीज़ें अच्छे से फिल करनी होती है। क्योंकि अगर मान लो अगर अच्छे से फिल नहीं किए ना आप, तो वो रिजेक्ट हो जाती है वो मार्कशीट। जैसे मान लो रोल नंबर में अगर गड़बड़ कर दिया वहाँ पे फिल करने में, उसको बबल भी करना होता है, तो बबलिंग मिस्टेक भी कर दिया ना तो वो रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो मार्कशीट ओनली एक ही मिलती है, बार-बार नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जो ओमार शीट होती है वो पेपर में गिवन होती है। पेपर के अंदर ही आपकी ओमार शीट होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम निकालोगे तो उसपे जो कोड होता है ओमार शीट का, वही उस पेपर में होता है। तो वो पेपर के कोड के अकॉर्डिंग ओमार शीट होती है, तो दोबारा दूसरी नहीं मिल पाएगी। और ऐसे ही इन्विजिलेटर क्या होता है कि बहुत बार टाइम वेस्ट कर देता है इन्विजिलेटर भी, अपन कह भी नहीं पाते उनको कि कभी साइन करवाने आया, फिर उसको पता ही नहीं लगा कि कहाँ कहाँ कितने बजे साइन करवाना है, तो फिर बाद में आएगा, वो दूसरे से पूछ के आएगा। तो बहुत सारी बार मैंने देखा है ऐसे भी, मतलब क्या बहुत सारे सेंटर में, क्योंकि मैं भी दिया हुआ हूँ, तो पेपर मुझे पता है कि क्या-क्या गड़बड़ करते हैं वो। तो बहुत मेरे नीट 2020 का मुझे आज भी याद है कि मेरा कितना टाइम वेस्ट वो किया था उन्होंने इन्विजिलेटर ने, और मैंने कह भी नहीं पाया था। तो इस वजह से मेरा नीट 2020 का बहुत पेपर खराब हो गया था, मतलब कि टाइम नहीं था। प्रैक्टिस तो वही थी कि 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करना है, और वहाँ इतना टाइम वेस्ट हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे को हो गई थी, टेंशन भी हो गई थी फिर बाद में। ये भी है कि नहीं पेपर हो रहा होता और टाइम जाता हुआ दिख रहा है, और पेपर में आता भी है क्वेश्चन, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं टाइम नहीं होने की वजह से, तो बहुत स्ट्रेस देता है उस समय एग्जाम हॉल में। तो मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करनी है ऐसी 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर जच के पढ़ाई करना यार, सब चीज़ें अवॉइड कर देना। जो भी चीज़ें आपके चल रही हो इधर-उधर, तो सबको अवॉइड करना 2 मंथ लग के, क्योंकि यही टाइम है पढ़ने का, क्योंकि इस समय सब अवेयर हो जाते हैं। जैसे ही एग्ज़ाम डेट आती है, उस समय जो बच्चा पढ़ने वाला भी नहीं होता ना, वो भी पढ़ता है इस समय तो। क्योंकि देख लेना आप आपके जो एनवायरनमेंट में है ना, जो भी आपकी कोचिंग में देख लेना, जो बच्चा पढ़ता भी नहीं होगा ना, पहले मतलब कम पढ़ता होगा, वो भी है ना आज है ना अपने रूम में बंद करके अपने आप को पढ़ रहा है, वो बुक्स को पढ़ रहा है। तो यार अब इस बार अब की बार बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना स्टडीज़ को लेकर। अच्छे से पढ़ना और स्मार्टली वर्क करना, तो काफ़ी अच्छा आप कर पाओगे यार एग्ज़ाम में। बिकॉज़ अगर क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि मतलब बहुत क्रूशियल टाइम होता है। इसमें स्ट्रेस भी देता है ये, क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं कि यार वो तो इतना रिवाइज़ कर लिया, उसका नीट पेपर में इतना स्कोर चल रहा है और मेरे फ्रेंड का तो इतना स्कोर आ रहा है, मेरा तो होगा कि नहीं होगा। अपने आप पे सेल्फ डाउट भी होने लग जाता है इस समय। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम प जो बच्चा पढ़ भी रहा है ना, मतलब इससे पहले अच्छा भी पढ़ रहा था, तो वो भी इस समय ऐसा हो जाएगा कि मतलब सिलेक्शन को लेके हो जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा इस साल। और वो बहुत बार क्या होता है कि टेस्ट देते हैं तो उसमें स्कोर डाउन आ जाता है, तो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं बच्चे। काफ़ी बार देखना भी होगा, तुम्हारे आस-पास के जो फ्रेंड्स हैं उनको देखना, और या खुद के साथ भी हो रहा होगा आपके, क्योंकि मेरे साथ हुई हुई है तो मुझे पता है। और ऐसे ही देखो, स्ट्रेस का इतना हैवी मत बनाना है अपने ऊपर कि बिल्कुल ही आप बिल्कुल लूज़ हो जाओ, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। तो स्ट्रेस थोड़ा बहुत लेना ताकि आप पढ़ पाएँ, ठीक है? पढ़ने के लिए स्ट्रेस लिया जाता है, बट ना पढ़ने के लिए स्ट्रेस मत लेना। इतना हैवी कर लो अपने आप पे स्ट्रेस कि आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रहे हो, और ये चीज़ आप देखना इस टेस्ट टेस्ट जितने भी हो ना आप, उसमें आप इस चीज़ को देखना, आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखना कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर एग्ज़ाम में, मिस्टेक क्या कर रहे हैं। क्योंकि सेम मिस्टेक आप एग्ज़ाम हॉल में करके आएँगे। जैसे पेपर में आपको मिलेगा तो आपके पास आप है ना घबरा जाएँगे, यार पता नहीं आज तो मतलब टाइम नहीं रहा, टाइम जा रहा है जल्दी-जल्दी, मतलब जल्दी से कर दो अगर मेरे को पेपर मिल जाए तो। ऐसी-ऐसी चीज़ें मत करना। प्रॉपर टाइम टाइम से ही मिलेगा आपको पेपर। तो टाइम से मिले तो उसके अकॉर्डिंग आप करना, और स्मार्टली काम कैसे करोगे कि अब इस समय ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आपको इधर-उधर की भगने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये बुक भी सॉल्व कर लूँ, ये बुक भी सॉल्व कर लूँ। टू द पॉइंट रहना, जो सिलेबस में है वही चीज़ें पढ़ना, इधर-उधर की चीज़ें नहीं भगना है। फिजिक्स के अंदर आप फॉर्मूला रिवाइज़ को बार-बार, जो अगर लिस्ट बनाई है आपने, तो उसको बार-बार रिवाइज़ करो। अगर नहीं बनाई है, तो विदिन 7 डेज़ के
7 डेज़ में आप पूरे जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स के उसके फॉर्मल लिस्ट बना लो, अपने आप से बनाना, कहीं देख के मत बनाना इधर-उधर, ताकि क्योंकि आप अपने आप से देखेंगे, तो आप एक बार सीखेंगे भी उससे और फिर बाद में जब वो पढ़ेंगे, तो आपको याद भी रहेगा वो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था। अगर आपने दूसरों की बनाई हुई फॉर्मल लिस्ट से उसको याद करोगे तो आपको उसको समझने में टाइम लग जाएगा पहली बात तो और फिर पता भी नहीं लग पाएगा कैसे अप्लाई करना होता है। ठीक है? तो आप अपने आप से बनाओ, उसको रिवाइज़ करो बार-बार, सोने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लो उसको। हर दिन ऐसे करो, मतलब अगर हर दिन ऐसे करो कि एक की फॉर्मूला लिस्ट एक है ना, एक चैप्टर की फॉर्मूला लिस्ट तो मुझे डेली रिवाइज़ करनी है और उसकी थ्योरी को रिवाइज़ करना है, तो जल्दी फास्टली रिवाइज़ हो जाएगा आपको। बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, इधर-उधर की बातें में मत ध्यान देना कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। बायोलॉजी की एनसीईआरटी पे ध्यान देना, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई वन शॉट वीडियो ले लेना उसके लिए, ठीक है? कोई भी टॉपिक हो रहा है चैप्टर का नहीं समझ में आ रहा है, वन शॉट वीडियो ले लो। परेशान नहीं होना है उसके लिए। फिर पीवाईक्यू सोल्व करना, पीवाईक्यू सब में सोल्व करने हैं। इस समय तो पीवाईक्यू मस्ट है सोल्व करना, क्योंकि बहुत बार आप देखोगे बायोलॉजी के अंदर मैं बता दूँ, बायोलॉजी में क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। बायोलॉजी देखना आप, पैटर्न पेपर का लास्ट ईयर के पेपर देखोगे ना आपको खुद को पता लग जाएगा कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ऐसे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाते हैं। क्वेश्चन तो रिवाइज़ नहीं होता बट कॉन्सेप्ट है ना वही आ जाता है वापस से। तो ये सब चीज़ें करोगे तो आप अच्छे से कर पाएँगे और केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, नेमिंग रिएक्शन पे ज़्यादा फोकस करना। जो भी इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी वगैरह ये सब चीज़ें चेक करनी होती है तो वो देखना। पेपर जब पीवाई की सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसे क्या हमें पढ़ना है। ज़्यादा कंटेंट की तरफ भगना नहीं है। शॉर्ट जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपके पास दी हुई है, वही चीज़ें पढ़ना है और उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करना है। क्योंकि मल्टीपल अगर रिवीजन करेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएँगे। आपके दिमाग में भी अच्छी चीज़ें रिकॉल हो पाएँगी वहाँ पे जब लिमिटेड से रिसोर्सेज़ रहेगा आपके पास। तो अच्छे से रिकॉल हो पाएगा और अच्छे से आप अटेम्प्ट करेंगे पेपर को और गलतियाँ भी कम करेंगे और गलतियाँ सिली मिस्टेक अगर आपकी हो रही है तो इसी ड्यूरेशन 2 मंथ के अंदर आपको जो पेपर लगेंगे वो रिड्यूस करनी है और पेपर आपको टेस्ट देने हैं और फुल सिलेबस की टेस्ट की भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये पता लग पाए कि फुल सिलेबस 3 घंटे के अंदर कैसे सोल्व किया जाता है क्योंकि वहाँ तो अपने को फुल सिलेबस ही आने वाला है पेपर। तो बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ और जो भी ये चीज़ें हैं मैं ये सब चीज़ें शेयर कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल है उसपे जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। उसपे जाके आप मेरा टेलीग्राम चेक कर लेना, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएँगी आपको। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना और डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे, ठीक है? बाकी ऑल द वेरी बेस्ट नीट 2025 के लिए और ऐसे ही मैं आपकी और भी हेल्प करता रहूँगा जब तक आपकी नीट की एग्ज़ाम नहीं हो जाती, तब तक मैं आपके स्ट्रैटेजी वीडियो कैसे आपको पढ़ना है, अब तक कितना सिलेबस हो चुका हो, तो आप मुझे बताना ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो बनाने के लिए भी थोड़ा ऐसा रहता हूँ कि हाँ, मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए, बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो बाकी कंटेंट कैसा लगा और कैसा मेरी जो ये इन्फॉर्मेशन थी, वो अच्छी लगी तो मुझे बताना। बाकी बाय-बाय, टेक केयर।